Hey students, today we are going to discuss on NCERT chapter number 8 class 12th biology. So let's get started. तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, सबसे पहले हेडिंग आती है हेल्थ. व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. हेल्थ के बारे में मैं क्या बताया है, बेसिकली पहले तो ये जान लो ह्यूमर्स क्या होता है. ह्यूमर्स होते हैं बॉडी फ्लूइड्स. ह्यूमर्स आर कॉल्ड बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड्स में हमारा ब्लड, येलो बाइल, फ्लैग, ब्लैक बाइल, ये सारे आते हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं? ह्यूमर्स. तो हमें इसमें क्या बताया गया है, हेल्थ बहुत लंबे समय तक एक स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड कंसीडर करी गई थी, मानी गई थी, जहाँ पे सर्टेन ह्यूमर्स यानी जितने भी ह्यूमर्स हैं उन सब का एक बैलेंस था. यानी कोई कम या ज़्यादा नहीं था. हमारा ब्लड प्रॉपर वे में फ्लो हो रहा है, हमारा बाइल. और फ्लेगम किस कहते हैं? फ्लेगम होता है बलगम, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी मतलब हमारे मुंह में होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है ना. तो इन सब का बैलेंस को, यानी हमारी बॉडी में ये भी सारी चीज़ें बैलेंस है, तो उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? हेल्थ. नेक्स्ट, this is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. Asserted का मतलब है strongly believe. यानी इसमें ये कह रहे हैं कि जो पहले के टाइम के जो ग्रीक्स थे, जैसे हिपोक्रेट्स, और हमारा इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी इस थ्योरी को मानता था कि हेल्थ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स है. मतलब हेल्थ में, हेल्थ प्रॉपर हेल्थ वो है जब हमारी बॉडी में सारे ह्यूमर्स जो है अच्छी तरह से बैलेंस है, तो वो एक प्रॉपर हेल्थ मानी जाएगी. हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन रहे हैं, जो कि इस बात पे मानते थे, वो भी स्ट्रांगली बिलीव करते थे, और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी बिलीव करता था. नेक्स्ट, इट वॉज thought that persons with black bile हमारा ह्यूमर्स में ही आता है. ह्यूमर्स क्या होता है? बॉडी फ्लूइड्स. तो इट वॉज थॉट दैट पर्सनस विद ब्लैक बाइल, यानी वो लोग जिनके अंदर ब्लैक बाइल होता है, बिलोंग्ड टू हॉट पर्सनैलिटी. तो क्या कह रहे हैं कि जो जिन पर्सनस के अंदर ब्लैक बाइल होता है ना, उनकी एक हॉट पर्सनैलिटी होती है, एंड वुड हैव फीवर्स, और उनको फीवर्स आते हैं. उनको क्या आता है? फीवर्स आते हैं. फीवर आने की वजह से उन्हें हम हॉट पर्सनैलिटी बोलते थे, मतलब ये बोलते थे पहले. दिस आइडिया वॉज अराइव्ड बाय एट प्योर रिफ्लेक्शन थॉट. और ये आइडिया जो है एक प्योर रिफ्लेक्शन थॉट से अराइव्ड था, यानी लिया गया था, माना गया था. प्योर रिफ्लेक्शन थॉट का मतलब है कि जो भी उनके मतलब जो पहले के टाइम में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उन सबको देखते देखते हम अजम्पशंस टाइप लगा लेते हैं ना, कि हाँ जी भाई इसको ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो प्योर रिफ्लेक्शन का मतलब ये कि उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, वो बस लोगों ने मान रखा है कि भाई इसके अंदर के इस बंदे के अंदर ब्लैक बेल है, इसलिए इसको फीवर आता है, इसकी एक हॉट पर्सनैलिटी है. यानी जिस बंदे के अंदर फीवर आता है उसके अंदर ब्लैक बेल होगा, वो उनका ये मानना था. तो इस प्योर रिफ्लेक्शन थॉट का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, वो एक उनका मानना था, पुराने टाइम से मानना था. तो दिस द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम सॉरी द डिस्कवरी ऑफ blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer disapproved the good humor hypothesis of health. अब इसमें क्या हुआ कि द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन
ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम हार्वे। ये जो है नीट में भी, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ब्लड सर्कुलेशन ही आ सकता है, चांसेस हैं, तो अच्छे से पढ़ना। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। इम्पॉर्टेंट लाइन है यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, डिमॉन्स्ट्रेट करा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर उन लोगों में जिनके अंदर ब्लैक बाइल है, थर्मामीटर के यूज़ से। और इस हिपोथेसिस को, इस आइडिया को गुड ह्यूमर, जो हमारा ये जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जिसके अंदर बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स होगा वही अच्छी हेल्थ है, इस थ्योरी को इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। किससे? थर्मामीटर के यूज़ से, और एक्सपेरिमेंट करा उन लोगों पे जिन लोगों के अंदर ब्लैक बाइल है, तो उनको ये मिला कि ये तो गलत बात है। ब्लैक बाइल जिसके अंदर है उसको हर बार फीवर नहीं आते हैं, वो किसी को भी आ सकते हैं। तो इस थ्योरी पे इन्होंने इसको डिसअप्रूव कर दिया, क्यों? एक्सपेरिमेंट के प्रूफ से, क्योंकि ये थ्योरी तो बिना एक्सपेरिमेंट के थी, ये लोगों का एक तरह से मानना था, जो हेल्थ की डेफिनेशन में दे रखी है, पहले लोग इसे मानते थे। इन्होंने इसको, विलियम हार्वे ने इसको डिसअप्रूव कर दिया। इन लेटर ईयर्स, कुछ साल बाद, बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बायोलॉजी ने कुछ टाइम बाद ये स्टेट किया, ये बताया कि जो हमारा माइंड है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको? थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। माइंड हमारे न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि कुछ साल बाद बायोलॉजी ने ये स्टेट किया, ये बताया कि जो हमारा माइंड है वो किस ऑर्डर दे रहा है। इन्फ्लुएंस का मतलब ऑर्डर भी ले सकते हैं, ऑर्डरिंग समवन, किसके थ्रू? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, जिससे जो है हमारा इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट, हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। हमारे दिमाग और दिमागी हालत हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, इसके अलावा हमारे माइंड को, हमारी हेल्थ को और क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती है? फर्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो डिसऑर्डर्स जो हमारे जीन्स के थ्रू चले आ रहे हैं। सेकंड, इन्फेक्शंस में आपको पता है हमें जो बीमारियां होती है इन्फेक्शियस होती है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, और चल रहा है अभी तो वह फ़िलहाल, और एग्जाम्पल कोविड-19 ले सकते हो आप। वो एक इन्फेक्शन ही तो है जो पूरी बॉडी में हमारे लोगों में फैल रहा है। थर्ड, लाइफस्टाइल, हम किस तरह से अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, है ना। लाइंस अब ये रीड कर लेते हैं। डेफिशिएंसीज विद विच अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड डेफिशिएंसीज या डिफेक्ट्स विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। तो वही बात हो गई, डेफिशिएंसीज, वो डेफिशिएंसीज जिसके साथ जो बच्चा है पैदा होते समय उसके साथ होती है। मान लो किसी बच्चे के जैसे कोई दाग है बॉडी पे, या फिर उसका जो आर्म है वो छोटा है, या उसकी बोन में कोई डिफेक्ट है ना, वो भी इसमें आते हैं, डिफेक्ट विद द चाइल्ड। और वो डिफेक्ट्स जो अपने पेरेंट्स से उसके पास आते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें भाई जो लड़का है वो बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखता है, लेकिन उसके फादर के चिन पे मार्क है, वही उसके बेबी के चिन पे मार्क है, तो वो कॉमन हो गया, तो उसने अपने पापा का गुण ले लिया ना। सेकंड, इन्फेक्शंस में आप कोविड-19, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड, वाटर वी टेक, हम क्या खाना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, कितना रेस्ट ले रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है।
तो कितनी एक्सरसाइज दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हैबिट्स, वो सब हमारा लाइफस्टाइल, हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो हमारा हेल्थ को अफेक्ट करेगा। आप लेट सो के उठ रहे हो, लेट सो रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ उसी तरह से ढल जाएगी। सेकंड, द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबडी। जो हेल्थ टर्म है ना, ये बहुत आसानी से जो है ना, लोग बहुत आराम से, जैसे रोज़मर्रा की लैंग्वेज हो उस तरह से उसको बोलते थे, भाई हेल्थ वर्ड। लेकिन हाउ डू वी डिफाइन इट? लेकिन हम हेल्थ को डिफाइन कैसे करेंगे? अब देखो, जो पहले थ्योरी थी वो तो डिसअप्रूव हो गई हेल्थ की, है ना। विलियम हार्वे ने उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू डिसअप्रूव कर दिया। नाउ हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का जो मतलब है वो एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है। यानी हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि इस इंसान में डिजीज़ नहीं होगी और वो फिज़िकल फिट होगा तो उसकी हेल्थ अच्छी है। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यहाँ से हमें हेल्थ की डेफिनेशन पता चलती है। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। एक ऐसी स्टेट जिसमें आप कंप्लीट फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशल वेलबींग हो, सोशली भी आप अच्छे हो। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे मोर एफिशिएंट एट वर्क। जो पीपल हेल्दी होते हैं, जो लोग हेल्दी होते हैं, वो अपने काम को और अच्छी तरह से करते हैं बजाय के आलसी लोगों के। अब उनकी हेल्थ थोड़ी ना अच्छी है। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रेक्स इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अच्छा करता है। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी जो हेल्थ है वो पीपल की लॉन्गेटिविटी को इंक्रीज करते हैं। लॉन्गेटिविटी का मतलब लोग ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं, यानी जिंदा रहते हैं। और ये रिड्यूस क्या करता है? इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। जो छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, नन्हे नन्हे शिशु होते हैं, वो कभी कभी बर्थ के टाइम पे मर जाते हैं। और मैटरनल यानी जो लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, बर्थ के टाइम पे उनकी डेथ्स हो जाती हैं। तो छोटे बच्चे और मदर्स की, प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो डेथ रेट है उसको भी ये हेल्थ कम करती है। अगर अच्छी हेल्थ है आपकी तो लोग ज़्यादा समय तक जिंदा रहेंगे। लोगों की अगर अच्छी हेल्थ है तो लोग ज़्यादा समय तक जिंदा रहेंगे और इन्फेंट और मॉर्टेलिटी रेट भी उनका कम होएगा, रिड्यूस होएगा। नाउ यहाँ तक उन्हें पढ़ लिया है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। आपकी बैलेंस डाइट, आपकी जो भी डाइट ले रहे हो आप अच्छी तरह से ले रहे हो, यानी थोड़ा थोड़ा उसमें प्रोटीन, मिनरल्स, हर चीज़ ऐड हो रही है, तो वो पर्सनल हाइजीन। ऑफ कोर्स पर्सनल हाइजीन तो अपना रखना ही पड़ता है। आप नहाओगे, धोओगे, अपने आप को साफ़ सुथरा रखोगे। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी मूव करेगी तो ही आपकी बॉडी एक बैलेंस तरह से, मतलब उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अच्छी तरह से आप काम कर सकोगे। आपकी बॉडी में मूवमेंट अच्छी तरह से बनी रहेगी तो आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। वो क्या करते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ बनाने के लिए, ताकि हमारी गुड हेल्थ रहे। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ओके, योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम immemorial to achieve physical and mental health। योगा भी बहुत ज़रूरी है, जो पुराने टाइम से चलती आ रही है। क्यों? मतलब पुराने टाइम से लोग इसको, योगा को करते हैं ताकि उनकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ अच्छी से बनी रहे, और वो तो बनेगी। योगा इज़ वेरी गुड, आपको भी पता होगा। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, और योगा करने से डिजीज़ भी कम होती है। ऐसी डिजीज़ जो मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं होती, वो योगा के थ्रू ठीक हो जाती हैं। तो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो
Awareness about diseases and their effects on different bodily functions, vaccination, immunization against infectious diseases, proper disposal of waste, control of vector, maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. हमें डिजीज़ के बारे में अवेयर रहना चाहिए, उनके उनके मतलब इफ़ेक्ट हमारी डिफरेंट बॉडी पे, मतलब उनके इफ़ेक्ट के बारे में अवेयर रहना चाहिए, पता होना चाहिए। वैक्सीनेशन और उनके अगेंस्ट हम किस तरह से उनको रोक सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड, साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, है ना। सब मतलब बहुत ज़रूरी है ये सारी बातें एक गुड हेल्थ के लिए। यानी हमको डिजीज़ के बारे में अवेयर रहना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ का। अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए हमको, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और ये भी बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, ये सारी बातें का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हम बीमारियों से बचे रहें। When the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is, we have a disease. इसका क्या मतलब है? When the functioning of one or more organs or system of the body is adversely, मतलब हमारी बॉडी पे जब कोई ऑर्गन या कोई भी सिस्टम हमारा इफेक्ट होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी साइन देती है, सिम्टम्स देती है। हमारी बॉडी सिम्टम्स देती है कि भाई हमें जुकाम हो रहा है, तुम्हारी नाक बंद हो जाएगी, या फिर थोड़ा गले में खराश लगेगी। तो एक तरह से सिम्टम है ना कि हाँ जी भाई ट्रीटमेंट कर लो, मैं बीमार हो रहा हूँ, हमारा ऑर्गन कहेगा। तो हम क्या करते हैं? उसका मेडिकेशन करते हैं, हम उसकी दवाई ले लेते हैं। तो हमारी बॉडी को पता है कि हमारा मतलब हमें किसी बैक्टीरिया ने, किसी वायरस ने अफेक्ट किया है, तो हम उसको ट्रीटमेंट कर लें तो वो हमें सिम्टम्स देगी, हमें साइंस देगी डिफरेंट तरह से, अपनी तरह से, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हाँ जी हमें बीमारी हो गई है, अब हमें इसकी मेडिकेशन करनी है ताकि वो ठीक हो जाए। Diseases can be broadly grouped into infectious and non-infectious. Diseases can be broadly grouped into infectious and non-infectious. जो डिजीज़ है वो दो तरह की हो सकती है, एक इन्फेक्शियस, दूसरी नॉन इन्फेक्शियस। यानी जो आपको मतलब टच से, अपीयरेंस से फैल सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो इन्फेक्शियस। और जो डिजीज़ आपकी बॉडी में है तो वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होएगी, वो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ which are easily transmitted from one to another person are called infectious। देखा, वो डिजीज़ जो आराम से पहले बंदे की बॉडी से दूसरे बंदे की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ है। एंड infectious diseases are very common and every one of us suffers from these at some time or other। तो infectious diseases जैसे बुखार हो गया, वो किसी को भी हो जाता है और कहते हैं ना भाई उसे बुखार हो रहा है, उससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि हमें भी लग सकता है, जुकाम भी हमें भी लग सकता है। किसी को कोल्ड हो रहा है और उसने छींक दिया, फिर भाई हमें भी उसका सिम्टम्स मिलते हैं तो फिर वो हमें भी चिढ़ जाता है। इसलिए मम्मी पापा कहते हैं भाई जुकाम आ रहा है उससे दूर रहो। एग्जाम्पल हो गया इसका कोल्ड, फीवर। तो वो डिजीज़ जो एक से दूसरे तक फैल जाती है आराम से, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और हम सब उसको कभी ना कभी हम उस चीज़ से गुजर ही चुके हैं। यानी हम सबको कोई ना कोई बीमारी जो इन्फेक्शियस है वो हो ही चुकी है, ऐसा इसमें नो डाउट है। Some of the infectious diseases, कुछ infectious diseases जैसे कि एड्स आर fatal मतलब बहुत बुरा रिजल्ट मिलता है।
एड्स एक बहुत बुरी बीमारी है जिसमें इंसान की डेथ तक हो जाती है। और आपको पता होगा एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आती है। ओके, तो ये जिस भी इंसान को होती है ये डेडली डिजीज़ है, बहुत बुरी। तो फेटल का अगर किसी को मतलब नहीं पता है तो फेटल इज़ वेरी बैड रिजल्टिंग वर्ड। ओके, मीन्स मतलब among non-infectious diseases, cancer is the major cause of death. Among non-infectious diseases, cancer is the major cause of death. जो non-infectious diseases हैं, जो मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं ट्रांसफ़र होती, उनमें कैंसर आता है जो कि डेथ तक कॉज करता है, यानी कैंसर में डेथ हो जाती है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है टाइम पे। अब तो ट्रीटमेंट है, पहले ट्रीटमेंट नहीं था। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। ऑल्सो ड्रग और अल्कोहल का यूज़ हमारी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। कुछ लोग ड्रग और अल्कोहल अनकंडीशनली लेते हैं तो उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो इन्हें अवॉइड ही करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिन्हें मतलब जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो। NCERT के चैप्टर में ये जल्दी कंप्लीट करूँगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका 8.1 डिस्कस करूँगी, कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। ओके, इस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था क्योंकि हेल्थ का। तो अगर आपको समझ आया हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।